ओम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामिरूपिणी विद्या आरंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप लोग अपने घर पर स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। केवल गतिमान आवेशों के द्वारा जनित कंडक्शन करंट ही मैग्नेटिक फील्ड को यानी कि चुंबकीय क्षेत्र को नहीं बनाती, बल्कि एक समय के साथ परिवर्ती वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने की क्षमता रखता है। इस बात को प्रमुखता से कहने वाले यदि प्रथम व्यक्ति थे तो वे थे जेम्स क्लर्क मैक्सवेल, द मोस्ट फेमस फिजिसिस्ट, mathematician and military engineer of the America who laid the foundation of the modern physics. Yes, so the source of the magnetic field is not just only the conduction current caused by the drifting of the free electrons, but also a time varying electric field. And it was believed that the usual sources of the magnetic field was a current. So Maxwell argued that a time varying electric field must be associated with some one current, and that one current was named as the displacement current, यानी कि विस्थापन धारा by the Maxwell. मैक्सवेल ने दिखाया कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में एसोसिएट रहती है, और यही करंट जब कंडक्शन करंट से मिलती है तो हमारी टोटल जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है वो कंटिन्यू होती है। यानी कि द कंटिन्यूटी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट कंटिन्यूअस ड्यू टू द कंडक्शन करंट, बट इट इज कंटिन्यूअस ड्यू टू द डिस्प्लेसमेंट एंड द कंडक्शन करंट। सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द इनकंसिस्टेंसी ऑफ द एम्पियर सर्किट लॉ। एम्पियर का जो सर्किट लॉ है वो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। इस बात को मैक्सवेल ने कहा भी और डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाया भी। पहले हम लोग बात कर लेंगे कि एम्पियर का सर्किट लॉ कहता क्या है। एम्पियर का जो सर्किट लॉ है वो कहता है कि द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द नेट करंट थ्रेडिंग टू दैट पाथ आर लूप। एक हमारे पास में करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आई पास कर रही है, तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक लाइंस बनेगी। आपको पता है मैग्नेटिक जो लाइंस होती हैं, ये मैग्नेटिक लाइंस अपने आप में कर्व्ड होती हैं, ठीक है। इवेंचुअली दे आर जस्ट रिप्रेजेंटिंग द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द करंट कैरिंग वायर। दे आर द हाइपोथेटिकल लाइंस विच वन आर द क्लोज्ड लूप्स, ठीक है। मैग्नेटिक लाइंस जो बन रही हैं, अगर हम इस मैग्नेटिक लाइंस के लिए मैग्नेटिक फील्ड को इसके पाथ के अलोंग इंटीग्रेट करते चले जाएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल निकाला जाए, तो वो जो वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू म्यू नॉट आई के बराबर में आनी चाहिए। ये एम्पियर का सर्किट लॉ था जो कि गलत पाया गया मैक्सवेल के द्वारा। कैसे, जरा इसको समझेंगे। मैक्सवेल ने इस बात को इनकंसिस्टेंट सिद्ध किया, प्रूव किया। कैसे? मैक्सवेल ने एक डिमॉन्स्ट्रेशन किया, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर विद द हेल्प ऑफ ए बैटरी। उसने एक कैपेसिटर को लिया और इस कैपेसिटर की प्लेटों को एक बैटरी के सिरों से कनेक्ट कर दिया, और सेल को जैसे ही स्विच ऑन करता है, सेल के की को जैसे ही ऑन करता है तो क्या देखता है कि प्लेटों के बीच में भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। बिकॉज यहाँ पे कोई भी मेटलिस्टिक मीडियम नहीं है, तो करंट कैसे बन सकती है? करंट नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड नहीं होना चाहिए, इसको आर्ग्यू किया और दिखाया कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैक्सवेल ने एक कंपास निडल को लिया, और कंपास निडल को जब इन प्लेट्स के बीच में रखता है तो वो पाता है कि यहाँ भी एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब हम यहाँ पर पहले एज्यूम करेंगे कि यहाँ मान लो कि सेल को जब ऑन किया गया तो किसी टाइम पर सर्किट में जो करंट है उस करंट की वैल्यू आई है, एंड ऑफ कोर्स दिस वन करंट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा कैपेसिटर भी चार्ज हो रहा है, और चार्जिंग के दौरान क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों का मोशन लगातार पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हो रहा होगा, ठीक है। पहली प्लेट से इलेक्ट्रॉन निकल रहे होंगे, दूसरी प्लेट पर जमा हो रहे होंगे, जिससे एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज एक्सेस हो रहा होगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज भी एक्सेस अमाउंट में एक्यूमुलेट हो रहा होगा, जिसकी वजह से प्लेटों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस भी आ रहा होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बन रही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वेरी कर रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारा कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, करंट कांस्टेंट नहीं है। तो एज्यूम कर लो कि यहाँ पर मान लो कि किसी टाइम पर सर्किट में जो करंट जा रही है वो करंट आई है। अब यहाँ पर हम दो लेने वाले हैं इमेजिनरी लूप, दो काल्पनिक लूप ले लीजिए, C1 एंड C2। ये दोनों लूप आप देख पा रहे हैं। पहला जो लूप है वो प्लेट के लेफ्ट साइड में है, दूसरा जो लूप C2 है ये प्लेटों के बीच में लिया जा रहा है। एम्पियर ने दिखाया कि
फर्स्ट वन जो लूप C1 है, इस लूप में करंट I पास कर रही है, जिसकी वजह से यहां मैग्नेटिक फील्ड बन ही रहा होगा। मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कंपास निडल। कंपास निडल इज यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग सोर्स। यहां पर आप अगर देख रहे हो तो लूप C1 की अगर हम बात करें, फॉर द लूप C1, फॉर लूप C1 एम्पियर का लॉ अप्लाई किया उसने क्या अप्लाई किया? एम्पियर का लॉ अप्लाई किया। द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज B डॉट dl फॉर द लूप C1 इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ I। ठीक है, क्योंकि इस लूप में से करंट जो पास कर रही है वो करंट कितनी है? I है। चलिए इस बात को नोट कर लेते हैं। अब वहां पर फिर उसने क्या किया कि प्लेटों के बीच में कंपास निडल को उठाया और रखा, और देखता क्या है कि प्लेटों के बीच में भी यहां पर एक मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। इवेंचुअली अगर बात करें तो यहां पर चूंकि प्लेटों के बीच में कोई भी इलेक्ट्रॉन वगैरह ऐसा कोई मटेरियल नहीं है जिसकी वजह से करंट चल पाए, तो यहां पर करंट ना होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी नहीं होना चाहिए। बट क्या देखता है मैक्सवेल, जब कंपास निडल को प्लेस करता है प्लेटों के बीच में, तो कंपास निडल उतनी ही डिफ्लेक्ट करती है जितनी कि प्लेट के पहले। तो मैक्सवेल ने वहां भी एम्पियर का लॉ अप्लाई किया और लिखता क्या है? फॉर द लूप C2, फॉर लूप C2, लूप क्लोज्ड है, ठीक है। लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड B डॉट dl फॉर द C2 इज इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि प्लेटों के बीच में तो कोई करंट बन ही नहीं रही है। नाउ सिंस लूप्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, लूप बहुत ही पास में दूसरे के, इसका मतलब ये जो वैल्यू ये इसके बराबर में होनी चाहिए। बट अगर आप देख पा रहे हो ये दोनों एक दूसरे के बराबर में नहीं है कि नहीं? फॉर द लूप C1 अगर बात करें, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल B डॉट dl फॉर C1 is not equal to line integral of the B dot dl for the loop C2। और यहीं से ये बात प्रूव हो जाती है कि एम्पियर का जो लॉ है वो इनकंसिस्टेंट है, गलत है। तो इसका मतलब कि प्लेटों के बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड बना है, इस मैग्नेटिक फील्ड के लिए यहां पे करंट होनी चाहिए। क्या यह बात सही थी? मैक्सवेल ने बोला एक्चुअली यहां पर मैग्नेटिक फील्ड करंट से नहीं बल्कि एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बन रही है। तो एक्चुअली द सोर्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज नॉट एनी एक्चुअल करंट बट ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस बात को समझाने के लिए मैक्सवेल ने सिमेट्री कंसिडरेशन को लिया और उसने कहा कि जैसे माइकल फैराडे साहब ने कहा था कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर देता है, तो क्यों नहीं यहाँ पर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। ये जो प्लेटें हैं, ये प्लेटें लगातार चार्ज हो रही हैं, प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वेरी कर रहा है, लगातार बदल रहा है। समय के साथ बदलने के नाते इलेक्ट्रिक फील्ड की बदलने के नाते यहाँ पर एक करंट बनेगी और वही करंट मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रही है। तो एक्चुअली जो सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कोई करंट नहीं बल्कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन मेड बाय द मैक्सवेल इन द एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या मॉडिफिकेशन किया था मैक्सवेल ने एम्पियर के सर्किटल लॉ में? ठीक है, तो मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट को दिखाया कि प्लेटों के बीच में अगर बात करें, यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बल्कि क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, और अगर बात करें किसी टाइम पर प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे सकते हैं अगर हमें पता हो कि प्लेटों पर चार्ज का अमाउंट कितना है, प्लेट एरिया कितना है, दैट इज कैपिटल E इक्वल्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। आप जानते हैं इस बात को, बिकॉज दो अगर प्लेटें हैं जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिसिटी से आप जानते हैं इस बात को, है ना? इस वहां पर आपने पढ़ा था करंट इलेक्ट्रिसिटी में। तो यहां पर अगर बात करें सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी है, चार्ज अपॉन एरिया। तो अगर रिज्यूम करो कि प्रत्येक प्लेट का एरिया कैपिटल ए है, चार्ज का अमाउंट किसी टाइम पर स्मॉल q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू A होगी। ठीक, अब ध्यान से देखो, बिकॉज चार्जिंग कंटिन्यू है, तो इसका मतलब चार्ज लगातार वेरी कर रहा है। चार्ज के वेरी करने से इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार वेरी कर रहा होगा और यही जो वेरिएबल इलेक्ट्रिक फील्ड है एक करंट को पहली प्लेट से दूसरी प्लेट पर डिस्प्लेस करा दे रहा है। जो करंट है पहली प्लेट पर, उस करंट को दूसरी प्लेट पर डिस्प्लेस करा रहा है और यहां पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट बना रहा है।
यही डिस्प्लेसमेंट करंट जो है इसके बीच में बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मैक्सवेल ने डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां पर एज्यूम करवाया, डिस्प्लेसमेंट करंट। Maxwell showed that the displacement current is originated by the changing electric field, and displacement current को शो किया ID से और कहा कि displacement current is directly proportional to the rate of change of the electric flux d phi e over dt, and to maintain the dimensions he used a symbol epsilon. So epsilon naught d phi e over dt, यही डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला है। उसने इस डिस्प्लेसमेंट करंट को यहां से निकाला और उसको रख दिया। सो डिस्प्लेसमेंट करंट को अब जब भी आप लिखेंगे तो इस तरीके से इसका फॉर्मूला होगा ID इक्वल्स एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी। डी फाई ओवर डी टी जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वेरिएशन का इंस्टेंटेनियस रेट है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये वैक्यूम की परमिटिविटी है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तभी आएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई चेंज आएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अब जो नया लॉ बनेगा एम्पियर का मॉडिफाइड लॉ, वो कैसे लिखा जाएगा। तो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किट लॉ कैन बी रिटन एज इन दिस वे, लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट टाइम्स ऑफ द सम ऑफ द कंडक्शन करंट एंड द डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड फर्दर वी कैन राइट डाउन इज in this way magnetic field dot dl, line integration of the magnetic field for any closed loop is equal to the mu naught times of the IC plus ID, और IC को उन्होंने वैसे ही लिखा और ID के जगह पे उन्होंने प्लेस कर दिया एप्सिलॉन नॉट d phi e ओवर dt। ठीक, तो अब हम चेक करने वाले हैं कि क्या ये वाकई में कंसिस्टेंट है कि नहीं, ये जो अब बना है नया वाला लॉ ये कंसिस्टेंट है कि नहीं, इसको चेक कैसे किया जाए। तो आइए जरा देखते हैं, हम आपको दिखाने वाले हैं कि ये जो करंट है टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आई है। ये करंट तभी आएगी जब कोई टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अगर टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये करंट जीरो होगी, और उस कंडीशन में भी जहां कंडक्शन करंट नहीं होगी वहां पर ये करंट अपने वैल्यू को दिखाएगी, यानी कि डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू कंडक्शन करंट के बराबर में आनी चाहिए। इस बात को हम लोग प्रूफ कर देंगे। So consistency of the modified लॉ, तो जरा देखिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट करंट को हमने भी लिखा था एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई ओवर डी टी है। हम एक काम करने वाले हैं, आप जानते हैं ना कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ये क्या होता है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, सही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक जो फील्ड होगा प्लेटों के बीच में, प्लेटों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू ए। फर्दर आप जानते हो इस बात को कि जो सिग्मा है वो क्या है, वो सरफेस चार्ज डेंसिटी है, मीन्स चार्ज अपॉन एरिया, तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट इंटू ए, तो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट इज क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हो जाएगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू। अब एक काम कर दीजिए, आप इस वैल्यू को यहाँ उठाकर यहाँ रख दीजिए, दैट इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई ओवर डी टी, तो दैट इज डी डी टी ऑफ फाई ई की जगह पे आ जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एंड सिंस एप्सिलॉन नॉट इज कांस्टेंट ये बाहर आ जाएगा, एंड यू विल गेट दिस वन एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी डी टी ऑफ क्यू, एंड दैट इज सो डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू द कंडक्शन करंट। और इस तरीके से ये हमारी बात सिद्ध हो जाती है कि एम्पियर का जो मॉडिफाइड लॉ है, यानी कि मॉडिफाइड एम्पियर एंड मैक्सवेल लॉ इज कंसिस्टेंट। ठीक है, थैंक यू।